देश में असिस्टेंट प्रोफेसर, रिसर्च स्कॉलर या जेआरएफ कैंडिडेट बनने का सपना अगर आपका भी है तो आपको यूजीसी नेट एग्जाम के इस पड़ाव को पार करना पड़ेगा। इस पड़ाव के दो पार्ट्स हैं, पेपर 1 जो जनरल नेचर का होता है और पेपर 2 जो आपके कंसर्न सब्जेक्ट से बना होता है। अब आपका पेपर 2 ऑफ कोर्स आपके सब्जेक्ट के टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, लेकिन आज के सेशन में मैं पेपर 1 के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ। ये किस नेचर का एग्जाम है, किस नेचर का पेपर है, सिलेबस में क्या पूछा जाता है, इस पेपर को कैसे अप्रोच किया जाए, इसमें मैक्सिमम मार्क्स कैसे सिक्योर किए जाएं, ये सारी गाइडेंस मैं आपको आज इस छोटे से सेशन में देने वाली हूँ। तो अंत तक बने रहिए मेरे साथ। आज के सेशन में हम कर रहे हैं अ बिगिनर्स गाइड फॉर पेपर 1। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर पीछे आपके लिए यूजीसी नेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने यहाँ खोला हुआ है, जिसमें आपको पेपर 1 का कंप्लीट सिलेबस देखने को मिलेगा। सो जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपका पूरा यूजीसी नेट का एग्जाम 2 पड़ावों में बनता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जनरल नेचर का है, ये आपके जनरल एप्टीट्यूड को टेस्ट करता है। तो एप्टीट्यूड में आप जानते हैं आपको बेसिक मैथमेटिकल एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी, इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसे कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना है। ये आपका जनरल नेचर का है, लेकिन क्योंकि अब आप एक कॉलेज लेवल के लेक्चरर बनने के लिए या रिसर्च स्कॉलर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, आईसीटी, कम्युनिकेशन जैसे कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। पूरा का पूरा पेपर 1 50 क्वेश्चंस में पूछा जाता है। इसमें टोटल 10 यूनिट्स हैं। ये जो यूनिट्स मैंने अभी आपको ब्रीफली बताई, मैं अभी डिटेल में डिस्कस करूंगी। तो ये टोटल 10 यूनिट्स हैं जिनको ओवर 50 क्वेश्चंस पूछा जाता है। अभी तक पैटर्न यही चल रहा था कि एवरेज हर यूनिट से 5 क्वेश्चंस बनते थे, तो 5 × 10 50 क्वेश्चंस। लेकिन 2023 यूजीसी नेट एग्जाम्स में ये देखा गया कि हर यूनिट से होमोजीनियसली 5 क्वेश्चंस नहीं बन रहे। कुछ यूनिट से 2 क्वेश्चंस, कुछ से 7 क्वेश्चंस, कुछ से 0 क्वेश्चंस। तो 2024 में दिसंबर अटेम्प्ट में नेट क्या करता है ये हमें ऑफ कोर्स बाद में पता लगेगा, ऑन स्पॉट पता लगेगा। लेकिन आपको अपनी जो तैयारी है इन 10 के 10 यूनिट्स के अक्रॉस अच्छे से रख लेनी चाहिए, किसी भी यूनिट को छोड़ना नहीं है। अब हर सही आंसर के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, गलत आंसर्स में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि खुला तुक्का चल सकता है। अच्छे से हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, हर क्वेश्चन को आंसर करना है और उसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी सारी तैयारी करनी है। दूसरा पॉइंट है सिलेबस क्या है। तो ये आपका पेपर 1 का सिलेबस है। आप इसमें देखेंगे फर्स्ट यूनिट आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, बिकॉज आप टीचर्स बनने जा रहे हैं, लेक्चरर्स बनने जा रहे हैं। तो इसमें आपको टीचिंग के कॉन्सेप्ट्स, ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपोनेंट्स, इसके अंदर आने वाले चैलेंजेस, इन सभी चीज़ों को के ऊपर आपकी जो है एक जनरल नॉलेज की चेक की जाती है। दूसरा यूनिट आपके पास इसमें आ जाता है which is research aptitude. Another reason why people take up the UGC NET exam is because they want to become research scholars. Also, अब अगर आपको देश भर में किसी भी यूनिवर्सिटी में PhD करनी है तो उसका एंट्रेंस स्कोर भी आपको UGC NET के एग्जाम से मिलेगा। इसलिए रिसर्च एप्टीट्यूड अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है पर्सनली इसके क्वेश्चंस का लेवल आने वाले टाइम में बढ़ने वाला है। तो इसमें आपको रिसर्च क्या है, इसके टाइप्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किस तरीके के प्रोजेक्ट के लिए किस तरीके के रिसर्च चलेगी, स्टेप्स क्या रहेंगे, रिसर्च एथिक्स क्या है, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आप यहाँ कवर करते हैं। थर्ड पोर्शन है कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो इसमें आपको एक पैसेज दिया जाता है, उस पर आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यू हैव टू आंसर इट। देन यू हैव कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या है, इसका पर्पस क्या है, कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स क्या रहते हैं, क्लासरूम कम्युनिकेशन इफेक्टिवली कैसे होना चाहिए, कम्युनिकेशन में किस तरीके के बैरियर्स आ सकते हैं, मास मीडिया एट्सेट्रा। यूनिट 5 और यूनिट 6 ये दोनों वो जनरल नेचर के टॉपिक्स हैं जो हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, विच इज मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड एंड द अदर इज लॉजिकल रीजनिंग। सो ऑफ कोर्स इसमें टाइम, डिस्टेंस, स्पेस, प्रॉफिट एंड लॉस जैसे क्वेश्चंस, परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे मैथ्स में। लॉजिकल रीजनिंग में सिलॉजिज्म्स, असर्शन, रीजन बेस्ड क्वेश्चंस एटसेट्रा एटसेट्रा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नया टॉपिक जुड़ गया है जिसके ऊपर से काफ़ी एक्सटेंसिव क्वेश्चंस आ रहे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स को थोड़ी दिक्कत आती है, तो स्टार्टिंग से प्रिपेयर करके चलेंगे तो बेहतर रहेगा, विच इज़ द इंडियन लॉजिक। सो इंडियन लॉजिक पे अब खासा फोकस यूजीसी नेट करने लगा है। यूनिट 7 इज डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन के बेसिक टेनेंट्स आपको मैथमेटिकल एबिलिटी से ही मिलेंगे। यहाँ पर आपको बार ग्राफ के फॉर्म में, चार्ट के फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड होगी। उस इंफॉर्मेशन को आपको प्रोसेस करके, कॉम्प्रीहेंड करके उसके ऊपर बेस्ड 5 क्वेश्चंस को आंसर करना होगा। 2023 के तीनों ही साइकिल्स में डेटा इंटरप्रिटेशन का अच्छा खासा लेवल आया था, तो यहाँ पर बहुत भारी प्रैक्टिस की ज़रूरत रहती है।
यूनिट 8 है आईसीटी। आईसीटी इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है, क्योंकि आज की तारीख में जब आप एक कॉलेज में मान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो आपको काफ़ी काम जो है कंप्यूटर्स पे करना पड़ेगा, कंप्यूटर्स के साथ लग के करना पड़ेगा। तो इसकी बेसिक नॉलेज जैसे कि ईमेल्स कैसे लिखते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैसे होती है, ऑडियो वीडियो स्किल्स को कैसे यूज़ किया जाएगा, ये सभी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। Unit 9 is people development and environment. As future lecturers, as future scholars, one of the most important aspect of your job is awareness and sensitization. And today as a world, one of the greatest challenges that we are facing is of environmental crisis. So environment क्या है, environment में किस तरीके के pollutants हैं, वो कैसे pollution करते हैं, environmental conservation के लिए हमें क्या करना चाहिए, government के बनाए, United Nations के बनाए goals क्या हैं, वो कौन से development goals हैं, sustainable goals हैं जिनको हम सीख कर रहे हैं, जिनकी तरफ हम aim कर रहे हैं, ये सब कुछ इसमें पूछा जाता है। लास्ट यूनिट आपका आता है हायर एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि आप पार्ट बनेंगे हायर एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया के, इसलिए इसमें आपको हायर एजुकेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी, जैसे कि इंडिया का एजुकेशनल सिस्टम का हिस्ट्री, उसका स्ट्रक्चर, ओरिएंटल कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन का वैल्यू एट्सेट्रा। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है जो मैंने आपको एक ब्रीफली इसका ओवरव्यू दिया है। ऑफ कोर्स इसमें हर यूनिट में आपको सब टॉपिक्स मिलेंगे, सब कैटेगरीज मिलेंगी जहाँ पर आपको डिटेल स्टडी करनी है, बट ब्रीफली ये आपकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अब अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये पूरा जो आपका यूनिट पेपर 1 का जो सिलेबस है, इसकी 10 की 10 यूनिट्स को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ। तो 2 पार्ट्स ये है कि एक आपके वो वाले यूनिट्स हैं जो थियोरेटिकल है नेचर में, फिर एक वो वाले यूनिट्स हैं जिसमें नॉलेज नहीं चाहिए आपको, ये आप प्रैक्टिस बेस से कर सकते हैं। जैसे कि प्रैक्टिस बेस वाले निकाल लेते हैं पहले। इफ वी टॉक अबाउट मैथ, DI, लॉजिक एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा ये आपको उस वक्त एग्जाम के ड्यूरिंग ही पता लगता है, ये प्रायर नॉलेज से नहीं होता है। इसकी प्रैक्टिसेस आप करके जा सकते हैं, बट ऑन स्पॉट आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने आंसर को क्रिएट करते हैं। तो ये प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा इन यूनिट्स की हो जाए उतना आपके लिए बेहतर है। और अक्सर स्टूडेंट्स जो नेट के लिए अपीयर करते हैं उनका एक ही सबसे बड़ा डर रहता है कि मैम मैथ्स नहीं आता है, सर मैथ्स नहीं आता है। तो अगर आप दिसंबर अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आज से ही आप अपने मैथ्स पे काम करना शुरू करें, बिकॉज 2 तो यूनिट्स कंप्लीट आपकी मैथ बेस्ड है। ऊपर से लॉजिक में भी अब वो मैथमेटिकल न्यूमेरिकल्स डालकर उसको भी मैथमेटिकल नेचर का बना देते हैं। तो काफ़ी भारी मात्रा में मैथ्स पूछा जाता है पेपर 1 में। ये अगर आपका वीक पड़ गया तो किसी भी सूरत में आप JRF छोड़ दो, नेट भी क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ हम उन यूनिट्स की बात कर रहे हैं जो थियोरेटिकल है नेचर में, मतलब इनकी थियरीज आप पहले पढ़ के जाते हैं, उनमें से सवाल बनते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ICT, कम्युनिकेशन, पीपल एनवायरनमेंट डेवलपमेंट, हायर एजुकेशन इन इंडिया, कम्युनिकेशन, ये जो बची हुई 6 यूनिट्स हैं आपकी, ये थियोरेटिकल है नेचर में। मतलब इसका थियरी, इसका कंटेंट आपके पास पहले होना चाहिए। आप इसके नोट्स में से स्टडी करिए, रिवाइज करिए और फिर आप उसके ऊपर जो है अपनी तैयारी बेस कर सकते हैं। अब सिलेबस में तो उन्होंने यही लिखा है कि हर पोर्शन से, हर यूनिट से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन 2023 में हमें ये चेंज देखने को मिला कि हर यूनिट से 5 क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे थे। यानी पहले अगर आप एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी कर रहे थे कि ठीक है ये एक यूनिट छोड़ जाती हूँ, क्या हुआ 10 मार्क्स ही तो गए, लेकिन आज की तारीख में ऐसा है कि आप हो सकता है एक यूनिट छोड़ जाएं लेकिन उसमें से 7-8 क्वेश्चंस बन जाएं, तो वहाँ पर आप अपने JRF के सपने को, नेट के सपने को भूल जाएं। तो ये रिस्क नहीं लीजिए अपने लिए, अपने सभी यूनिट्स की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से आपको करनी है। और ये पोर्शन बहुत स्कोरिंग भी है। पेपर 2 की तैयारी तो हम ग्रेजुएशन लेवल पे भी करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे भी करते हैं। ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन में जाने के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं वहाँ पर भी पेपर 2 के नेचर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। पेपर 1 की तैयारी आपको ग्रेड पोस्ट ग्रेड लेवल पे नहीं कराई जा रही है। ये वो नॉलेज है जो आपको खुद अपनी मेहनत से गेन करना है। इसके लिए आपको क्या करना है और कैसे आप इसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं, सबसे पहले तो इसमें यही मेरा गाइडेंस आपको रहेगा कि आप यहाँ पर अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बेस बनाएंगे। अब ये तो बहुत लोग कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही बेस बनाओ, लेकिन मैं हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को स्टडी करने के लिए यही सजेस्ट करती हूँ कि इसको आप स्टडी करो इस तरीके से। यू हैव टू स्टडी इट इन अ कोलैबोरेशन विद द सिलेबस। किस तरीके से? तो सिलेबस को ऑनलाइन देखने की जगह इसका ऑफलाइन एक नोट, एक पेज निकाल लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप जो है ईयर्स वाइज लेके जा सकते हैं। एसेंशियली 10 ईयर
पहले कहते थे कि 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, इतना नहीं करने की ज़रूरत होती है। आप अगर पिछले 3 से 5 साल के PYQs भी कर रहे हैं, आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ। तो क्योंकि हर साल में एवरेज 2 से 3 साइकिल्स तो UGC कंडक्ट कर ही रहा है, तो आप इसके डबल में आपके पास क्वेश्चन पेपर्स आ जाएंगे। मोरओवर हर सब्जेक्ट में अलग क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, तो बहुत सारी रेंज में आ जाते हैं। 3 to 5 ईयर्स के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले सकते हैं। एवरेज आप अपनी तैयारी में ही, मतलब तैयारी शुरू करने से भी पहले 10 से 15 अगर पेपर्स कवर कर लेते हैं, तो इससे आपको बहुत अच्छी नॉलेज ये मिल जाती है कि सिलेबस जो है उसको कैसे पूछा जा रहा है। यानी अगर मैं पॉल्यूटेंट्स का टॉपिक स्टडी कर रही हूँ तो क्या पॉल्यूटेंट्स की डेफिनेशन पूछी जा रही है, या उनके ऊपर मैच द कॉलम पूछा जा रहा है, या फिर कोई गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक्स हैं जो एग्जाम में एज इट इज़ पूछे जा रहे हैं कि कितनी रेंज या कितने मिलीग्राम के ऊपर पॉल्यूटेंट्स या कितने के नीचे। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन जो है ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताएगा। हायर एजुकेशन यूनिट ऐसा है जहाँ पर आपको नेशनल लेवल यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग पूछी जाती है, तो ये आपको तब तक नहीं पता होगा जब तक आपने PYQs अच्छे से एनालाइज नहीं किए। तो PYQs को कभी भी आइसोलेशन में नहीं स्टडी कर सकते हैं, इसको हमेशा सिलेबस के साथ जो है कंजंक्शन में आप स्टडी करेंगे, सो दैट आपके पास एक हार्ड कॉपी है जिसमें आपने पेपर में बाकायदा से ये लिख लिया है कि यूनिट 1 से इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, यूनिट 2 से इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। तो सिर्फ टॉपिक्स ना लिख के अगर आप टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पे भी फोकस करेंगे, उसका भी बहुत बेनिफिट आपको मिलने वाला है। ये एक UGC की बहुत बड़ी टिप है। क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको मल्टीपल तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, क्वेश्चंस को अप्रोच जरूर करना है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कुछ ना कुछ करके एक आंसर तक पहुंचने की कोशिश करनी है। अब एक अंधा तुक्का, रैंडम तुक्का लगाने की बजाय कोशिश करें कि कोई ना कोई ऐसा स्किल बना लें अपने अंदर जो आपको एक अननोन क्वेश्चन को भी आप देखकर उसको बेटर और हायर एक्यूरेसी से करेक्ट आंसर कर सकें। उसके लिए ना टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस अगर पहले से पता हो तो वो काफ़ी बेनिफिशियल आपके लिए रहता है। वंस यू नो कि किस यूनिट से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस एरिया से ज्यादा क्वेश्चंस, किस एरिया से कम क्वेश्चंस, नाउ व्हाट यू कैन डू इज दैट नाउ यू कैन स्टार्ट स्टडिंग फॉर इट। और स्टडिंग के लिए अप्रोच जैसे मैंने आपको बताया, इन दोनों ही टाइप्स की यूनिट्स के लिए आप अलग रखेंगे। तो यहाँ पे जो आपकी ये बची हुई 6 यूनिट्स हैं, इनकी अप्रोच ऐसे ही रहेगी कि काफ़ी सारा थ्योरी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आपके पास रिलायबल सोर्सेज, रिलायबल मटेरियल होना चाहिए, क्वालिटी मटेरियल जो सिलेक्शन की तरफ आपको लेकर जाए। तो आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं, आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं, ये ज़रूर देख लेना कि उस टीचर का सक्सेस रेट क्या है। अगर उस टीचर के मटेरियल से बहुत बच्चे बल्क में सिलेक्शन ले रहे हैं, इसका मतलब वो जो भी मटेरियल दे रहा है वो काम का मटेरियल है, वो यूज़फुल है, उसी टीचर का पढ़िएगा। और किसी टीचर का फिर मत पढ़िएगा, एक सोर्स को उठा के उसको बहुत अच्छे से कवर करिए। जहाँ तक बात है प्रैक्टिस की, ये वो पोर्शन है जिसमें अच्छा टीचर कौन है, बुरा टीचर कौन है, मुझे लगता है मैटर नहीं करता, या अच्छी बुक कौन सी है, बुरा सोर्स कौन सा है, ये भी मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है आपको किसका समझ आ रहा है। मान लीजिए दुनिया के कोई बहुत ही कमाल के मैथ्स के टीचर हैं, मेरा मैथ्स वीक है, मैं उनसे पढ़ने गई लेकिन मुझे उनका नहीं समझ आया, तो वो टीचर मेरे लिए नहीं है। ऑन दी अदर हैंड एक बहुत ही बेसिक टीचर है जो एक छोटा सा कोचिंग चलाते हैं या फिर उनका छोटा सा चैनल है यूट्यूब पे, लेकिन मुझे उनका बताया कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, तो मेरे लिए वही टीचर भगवान बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैथ्स देखिए बदलती नहीं है, मैथ्स या फिर DI लॉजिक, इसमें कुछ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी एप्लीकेशन करनी है। वो कॉन्सेप्ट्स को समझ के अब आपको एप्लीकेशन कैसे करनी है उस पर प्रैक्टिसेस खुद करनी पड़ेंगी। तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि पहले तो उस सोर्स को ढूंढिए जहाँ से आपको समझ आता है, जो आपके कंसेप्ट्स की क्लैरिटी कर रहा है। जब तक एक क्वेश्चन का टाइप परफेक्ट नहीं हो जाता तब तक नेक्स्ट टॉपिक पे मत जाइए। मतलब मैं ये सोच के जाऊँ कि मैं प्रॉफिट एंड लॉस छोड़ जाती हूँ बिकॉज मेरा वीक है, लेकिन पेपर में मुझे पता है एक नया क्वेश्चन वहाँ से आएगा, और अगर आएगा, प्रैक्टिस कर ली होती तो शायद मैं उसको सिक्योर भी कर लेती कम टाइम में, बस प्रैक्टिस की कमी थी। तो वो स्टेट मत लेके जाइए, प्रैक्टिस की कमी मत छोड़ना। पहले कंसेप्ट्स क्लैरिटी पे काम करना, फिर उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिसेस के लिए भी जो है आप UGC नेट के ही PYQs यूज़ करिएगा, क्योंकि मैथ्स तो देखिए कई एग्जाम्स में आता है, लेकिन कैट का मैथ्स, CSAT का मैथ्स, बैंक लेवल का मैथ्स, इंजीनियरिंग का मैथ्स UGC के लिए नहीं काम करेगा। UGC नेट की तैयारी के लिए आप सेट के और नेट के ही PYQs यूज़ करिए और कहीं से तैयारी मत करिए। मैं क्यों एम्फसाइज कर रही हूँ कि आपको पेपर 1 की तैयारी एज अर्ली एज पॉसिबल शुरू कर देनी चाहिए, फॉर सर्टन रीजंस। तो इसमें सबसे बड़ा जो रीज़न है बेनिफिट ऑफ स्टार्टिंग अर्ली, वो है इसका लिमिटेड सिलेबस।
जहां आपका पेपर 2 एक नेवर एंडिंग रिवर की तरह है, एक फैदमलेस ओशन की तरह है, जिसका सिलेबस बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। और कुछ पेपर्स में तो जैसे इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में तो सिर्फ यूनिट्स को एक टाइटल, एक नेम दे दिया है, से पोइट्री। अब वो पोइट्री कहाँ से पूछेंगे, कैसे पूछेंगे, किसकी पूछेंगे, उस पर कोई नॉलेज नहीं है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे सिलेबस हैं जहाँ पर आपको कुछ बेसिक सब हेडिंग्स दे दी जाएंगी, लेकिन अगेन वहाँ पे भी किस रेंज का पूछ रहे हैं वो नहीं बताएंगे। और नेट में उस टॉपिक से रिलेटेड एनीथिंग एंड एवरीथिंग अंडर द सन पूछा भी जाता है। तो पेपर 2 हमेशा एम्बिगुअस रहता है, वहाँ पे एक डाउट फैक्टर रहता है, प्रिडिक्टेबल नहीं है वो पेपर। ये पेपर ऑन द अदर हैंड एक लिमिटेड सिलेबस का है, बहुत ही क्लियरली डिफाइंड सिलेबस है इसका। तो अगर आप पहले से ही एक ऑन पेपर तैयारी इसकी कर लेते हैं तो आप बहुत हाई सिक्योर कर लेंगे। दूसरा, ये स्टैंडर्ड पैटर्न पे रिलाई करता है। मतलब जैसे कि मैंने कहा कि पेपर 2 में अगर मैं देखूं तो पेपर 2 के क्वेश्चंस का सिलेबस भी बहुत ही वास्ट है और उसके लेवल भी बहुत ही अनकैनी है, बहुत ही एम्बिगुअस है। हर बार क्वेश्चन पूछने का नया तरीका लेकर आते हैं। पेपर 1 में लेकिन कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, हाईलाइटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, वही कॉन्सेप्ट्स टाइम दर टाइम रिपीट होते रहते हैं। कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी है तो ज़रूर आप उस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। तो इसीलिए आपके लिए यहाँ पे जो है जल्दी स्टार्ट करना और वहाँ पे एफिशिएंसी बनाना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, ये पेपर 2 से ज़्यादा स्कोरिंग है, क्योंकि पेपर 2 का सिलेबस भी वास्ट है और उसके पेपर का नेचर भी काफ़ी कंफ्यूजिंग है, एम्बिगुअस है, इसलिए वो लो स्कोरिंग हो जाता है। ये ऑन द अदर हैंड हायर स्कोरिंग एग्जाम है, क्योंकि इस पेपर है, क्योंकि इसमें सिलेबस भी लिमिटेड है, क्वेश्चंस का नेचर भी, कंसेप्ट्स का रेपिटेशन भी देखने को मिलता है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर हो जाए तो बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर किया जा सकता है। फाइनली, इसमें प्रैक्टिस बहुत मदद करेगी। लाइक आई सेड, मैथ्स की अगर डीआई की बात करूं तो वो कुछ बेसिक नेचर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा रहे हैं बार बार। अगर वो क्वेश्चंस में आपने महारत हासिल कर ली तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पेपर में क्वेश्चंस को आंसर ना कर पाओ। तो ज़रूर इस बात का ध्यान रखिएगा कि जितनी भी तैयारी आपको करनी है वो आप आज से, अभी से शुरू करें। आज से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस को हाथ में लेके बैठें, अपने लिए स्ट्रैटेजी बनाएं, आज से तैयारी शुरू करें। क्योंकि पेपर 2 कहीं ना कहीं हमेशा आपको एक डाउट में रखेगा कि पता नहीं कैसा सिलेबस, कैसा क्वेश्चन आ जाएगा। पेपर 1 वहाँ आपको बचाएगा। ये हायर स्कोरिंग है, आप 100 में से 70, 80, 90% भी अचीव कर सकते हैं। वंस यू आर एट दैट लेवल ऑफ स्कोर, ऐसा हो ही नहीं सकता कि JRF आपको ना मिले। तो ये था एक कंप्लीट ओवरव्यू पेपर 1 का, बिगिनर्स गाइड। अगर आप आज से तैयारी शुरू कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम एग्जाम गिवर है, इस अप्रोच को फॉलो करिए, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए। बाकी पेपर 1 की कंप्लीट होलसम तैयारी करने के लिए हमारे UGC नेट के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अड्डा 24/7 UGC नेट चैनल पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज आपको इन 10 की 10 यूनिट्स की बेहतरीन तैयारी करती है। साथ ही साथ अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं हमारे पेड बैचेस के साथ जुड़ के, उसके लिए भी आप अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन या वेबसाइट पर जाकर हमारे किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी इस वीडियो को देखने के लिए। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हिट द लाइक बटन, और ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल UGC नेट अड्डा 24/7 को। थैंक यू।